व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ट्रंप के दावे पर दी प्रतिक्रिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 3,436 भारतीयों की घर वापसी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ट्रंप के दावे पर प्रतिक्रिया दी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोका है। मनोज झा ने कहा है कि ट्रंप के काम से काम 18 बार ऐसे दावे दिए हैं कि उन्होंने युद्ध विराम की व्यवस्था की है। उन्होंने ट्रंप की मानसिकता की तुलना एक रियल एस्टेट बिल्डर से की है और कहा कि उसकी भाषा भी उसी शैली की है। उन व्यक्ति की पूरी जो सोच है ना, बिल्डर हैं, रियल एस्टेट बिल्डिंग बनाते हैं, डील करते हैं और पूरी जुबान उसी तरह की है। अभी हाल में परसों आपने देखा होगा एक गंभीर सवाल पे जिस 4 लेटर वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे नहीं स्मरण है इससे पूर्व किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया होगा। लेकिन कायदे से ये सवाल हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जाना चाहिए और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी से कहलवाने की कोशिश होती है उसको दरकिनार करिए। संसद का विशेष सत्र बुलाइए, अभी भी मैं कह रहा हूं, और पूरी संसद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर पहलू पर बात करके संदेश दे अमेरिकन राष्ट्रपति को कि आप हिंदुस्तान को समझते नहीं हैं, हमारे मिजाज को जानते नहीं हैं, भूखे रह लेंगे, ट्रेड की धमकी के आधार पर अपने मिजाज के साथ समझौता नहीं करेंगे। सर, वहीं अगर हम बात करें, कल जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये कहा है कि किसी के लिए प्रधानमंत्री ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, देश नहीं होता है। उसी में शशि थरूर ने इस पे एक ट्वीट किया, ट्वीट के माध्यम से कहा कि स्काई इज द लिमिट एंड हु हैज अ विंग स्काई। नहीं, वो जोड़ने का काम आप लोगों ने किया है। मीडिया को बड़ी फुर्सत रहती है। मैं कभी नहीं देखता हूं कि भुखमरी, गरीबी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी चिंता जितना शशि थरूर जी चिड़िया लगा करके क्या कह रहे हैं। मूलतः महत्वपूर्ण ये है, आज हमारे युवाओं का एक बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी आबादी जेल में क्यों। कल आपातकाल 50 वर्ष, और मैंने एक लेख लिखा कि रामनाथ गोयन का अगर आज के संपादकों और मीडिया हाउसेस को चिट्ठी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। अगर वो काला दौर था तो ये कम कलुषित नहीं है। आईना सामने रखना चाहिए। उस संदर्भ में व्यक्ति की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है, क्योंकि सरकार देश नहीं है। व्यक्ति विशेष चाहे किसी पद पे हो, वो देश नहीं है। ये फर्क जो लोग बिसरा चुके हैं, उनका स्वास्थ्य उनको मुबारक। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल सरकार ने आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले लोगों को सम्मानित किया था। इस वर्ष 50वीं वर्षगांठ पर उन सभी को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने जीवन में कठिनाइयां झेली है। आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ है और पिछले साल भी हमारा सौभाग्य था कि प्रदेश भर के जितने भी सेनानी थे उनको सम्मान करने का सौभाग्य मिला था। और इस साल तो 50वीं वर्षगांठ है। उस उपलक्ष्य में प्रदेश भर से सभी हमारे लोकतंत्र के सेनानी आए हैं। उनको निमंत्रण था और उनका हम सब लोगों ने सम्मान किया है। और आपातकाल के दौरान उनका परिवार बहुत कष्ट सहा है और एक सरकार की तरफ से इस सम्मान का प्रयास हुआ है। हाँ, आदरणीय डॉक्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मान निधि देने का काम शुरू किए थे, जिसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। हम लोग सरकार में आए तो पुनः
सम्मान निधि चालू किए हैं। 25,000 रुपये महीना दे रहे हैं, बल्कि जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में उनको नहीं मिला उसको भी एक मुफ्त देने का काम किए। और कोई भी लोकतंत्र का सेनानी स्वर्गवासी हो जाएंगे तो उनको राजकीय सम्मान के साथ विदाई दिया जाएगा, उनका अंत्येष्टि किया जाएगा और साथ ही परिवार को अंत्येष्टि क्रियाक्रम के लिए 25,000 रुपया शासन की तरफ से दिया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 3,426 भारतीयों को घर वापसी लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है कि 18 जून को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर अब तक सफलतापूर्वक की कई भारतीय नागरिकों की घर वापसी सुरक्षित हो चुकी है। उन्होंने बताया कि ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक और इजराइल में लगभग 40,000 भारतीय थे। ऑपरेशन के तहत अब तक ईरान से 3,436 भारतीय और 11 OCI कार्ड धारकों को सुरक्षित निकाला गया। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका और ईरान के कुछ नागरिकों को भी, जो भारतीय नागरिकों के साथ पारिवारिक सदस्य थे, उन्हें भी साथ लाया गया। Your question on Indians who've been evacuated, other people who've been evacuated from both Israel and Iran. So, see, we launched Operation Sindhu on 18th of June. We have around 10,000 people of Indian community members in Iran, around 40,000 people in Israel who are Indian nationals. From Iran, we have so far evacuated 3,426 Indian nationals, 11 OCI card holders, 9 Nepalese nationals, and some Sri Lankan nationals as well. I'll give you the exact figure, plus 1 Iranian national who happens to be a spouse of an Indian national. In all, we mounted 14 flights to bring back Indian nationals from Iran. These flights, they flew from Mashhad, as also from Yerevan in Armenia and Ashgabat in Turkmenistan. I understand that one more flight is to come from, or is on its way from Armenia, and it will land later this evening. With that, we would have completed all the people who wish to be evacuated from Iran, and they would be back home. As far as Israel is concerned, we have so far evacuated 818 Indian nationals in 4 flights. As you are aware, the airspace in Israel was closed, so we had to take our people to bordering countries, that is Jordan and Egypt, and from both these countries they were put on special flights and they came back home. We are thankful to the governments of Egypt, Jordan for this support. Our embassies in Israel, in Jordan, in Egypt collaborated very closely with the ministry headquarters here in mounting this operation. And once again, we would like to thank the governments of Israel, Jordan and Egypt for this support in Operation Sindhu. But we would also like to thank the governments of Iran. As you would know that we made a request and they opened their airspace for us to evacuate our nationals. We are grateful to the government of Iran for this special gesture. We are also thankful to the government of Turkmenistan and Armenia for helping us evacuate our people. As far as आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के स्कूल में बजी तालियां। भारतीय के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ऑक्सीओम 4 मिशन के तहत सफलतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेट पर डॉक हुई तो उनके स्कूल परिसर में जश्न का माहौल छा गया। स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और शुभांशु शुक्ला के परिवारजनों ने लाइव स्ट्रीम के जरिए इस ऐतिहासिक पल को देखा और जैसे ही डॉकिंग की पुष्टि हुई, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। International Space Station at 5:31 a.m. Central. Ladies and gentlemen, it was for a standing ovation
We saw a historic moment. It's not a moment that we can just clap. We have to make it happen. What a moment. The stop talking has taken place. There is more to happen. What a moment. Please continue these round of applause and continue to send out the positivity and good vibrations, because your vibrations at the speed of light will reach shores. You will please take your seats, ladies and gentlemen. There's more to come. Acting of Mission 4 is Commander Benny Whitson, Pilot Roger Shuba of ISRO, and Mission Specialist भाई आगे से मत आओ यार। and Hume have arrived to interact. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावी निगरानी के लिए पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, साथ ही चिकित्सा सुविधाएं बेहतर की गई है और बिजली आपूर्ति भी बढ़ा दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस बार साफ सफाई को लेकर भी बड़ी पहल की गई है। पहले यहां जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड के पास थी, अब इसमें ग्रामीण और शहरी विकास विभाग को भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। दोनों विभाग अपने अपने क्षेत्रों में तालमेल से काम कर रहे हैं। भी आप सबके ध्यान में है कि RFID बेस्ड ट्रैकिंग का सिस्टम 3 साल पहले स्थापित कर दिया गया और eKYC के बाद ही RFID कार्ड सभी श्रद्धालुओं को, माने यात्रियों को, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है। लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमरा भी पूरी तरह से लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक राजभवन में चलता है और दूसरा पुलिस का एक सेंटर है जो निरंतर चलता रहता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी पहले की तुलना में काफी बदलाव हुआ है और अस्थायी रूप से दोनों कैंप्स में 100 बेड के हॉस्पिटल फंक्शनल हैं। पावर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो पहले वहां ग्रिड पावर नहीं थी, अब बाल्टा लेक्सी से पूरी तरह से ग्रिड पावर है और जो दूसरा रूट है पहलगांव चंदनबाड़ी वाला, वहां भी पंचतरनी तक, होली केप से पंचतरनी तक ये ग्रिड पावर उपलब्ध करा दी गई है। जो शेष हिस्सा है मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष उसकी भी स्वीकृति हो जानी चाहिए। स्वच्छता के मामले में भी उपलब्धियां मैं कहूं कि उल्लेखनीय रही हैं। पहले श्राइन बोर्ड ही स्वच्छता अभियान या स्वच्छता का काम देखता था, अब जम्मू कश्मीर का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये अपनी अपनी एरिया में पूरी तरह से स्वच्छता के काम से जुड़े रहते हैं और अब तो पिछले 2 वर्षों से कचरा मुक्त और सस्टेनेबल तीर्थ यात्रा यानी जीरो लैंडफिल का लक्ष्य हासिल किया गया। अनेक प्रकार की अन्य सुविधाएं भी यात्रियों के लिए प्रारंभ की गई हैं, जैसे सूरैक हो, क्लॉक रूम हो, हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ई-रिक्शा की भी सुविधा प्रदान की गई है और जो पशु हमारे यहाँ घोड़े या खच्चर जो चलते हैं उनके लिए पिछले साल से चारा की भी मुफ्त व्यवस्था की गई है। पवित्र गुफा पर प्रसाद के लिए सेल्स काउंटर बनाए गए हैं। खराब मौसम में भी यात्री ठीक से रह सकें, इसके लिए अस्थायी रूप से यात्री निवास का निर्माण भी दोनों स्थानों पर हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस साल 30 जून तक पूरा हो जाएगा, लेकिन मुझे किन्हीं परिस्थितियों में 15 दिन काम बंद हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि बालटाल में तो लोग रुक पाएंगे। नुनवान में काम पूरा 100% नहीं हो पाएगा, लेकिन मेजर पोर्शन उसका भी पूरा हो जाएगा। नुनवान कैंप में जाते समय जो कन्वॉय हमारी आती थी जम्मू से, एक परेशानी होती थी कि 2 बार उनकी चेकिंग करनी पड़ती थी। वहां एक फुट ओवर ब्रिज
बन गया है। अब एक ही बार चेकिंग के बाद कम समय में सारे लोग कैंप में पहुंच जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बावनकुले बोले मराठी अनिवार्य, हिंदी को भी मिले मान। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की जन सुरक्षा अधिनियम के सुधारों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित की है। उन्होंने कहा कि अब से नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों के नाम पर न्यायाधीश की समिति के सामने रखे जाएंगे और यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो समिति उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही तय करेगी। बावनकुले ने इसे महाराष्ट्र के नक्सली गतिविधियों को रोकने की दिशा में एक ठोस कदम बताया है। वहीं हिंदी भाषा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य है, यह हमारी पहचान है, लेकिन एक वैकल्पिक भाषा के रूप में हिंदी का सम्मान जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी को महान दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में हमारे सभी के लिए बहुत जो अत्यावश्यक बिल था, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा, जो कायदा हम लाने वाले हैं, उस कायदे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभागृह में एक क्या क्या सुधारना होनी चाहिए, क्या क्या आकलन होना चाहिए, इसके लिए एक समिति मेरी अध्यक्षता में बनाई थी। इस समिति में हमारे शरद पवार जी के गठ के जो नेता है जयंत पाटिल जी, हमारे विधानसभा के सदस्य विजय वडेट्टीवार जी, हमारे विधानसभा के सदस्य विधानसभा गृह के नाना पटोले जी, शशिकांत शिंदे जी, जितेंद्र आव्हाड जी, सतीश बंटी पाटिल जी, हमारे वहां पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सारे विधायक, एक 25 नजीक सारे विधायकों ने इस समिति में काम किया। और मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, डीजीपी, हमारे एसीएस होम, हमारे वहां के इस विषय में काम करने वाले संदीप पाटिल जी और हमारे दोरजे जी, ये सारे लोगों ने इस पे काम किया। एक तरफ विधिमंडल ने काम किया, एक तरफ लॉ एंड जुडिशरी ने काम किया, एक तरफ पुलिस प्रशासन ने काम किया, एक तरफ सरकार ने काम किया। और जिस प्रकार से ये जो विधेयक आया है, ये जो कायदा हम लाना चाहते हैं, ये कायदा या जो कायदा है कि जो हमारे यहाँ जो एक नक्सलाइट मूवमेंट को, हमारे महाराष्ट्र में नक्सलाइट मूवमेंट के तरफ युवाओं को आकर्षित करवाना, नक्सलाइट मूवमेंट को साथ देने के लिए उनको प्रोत्साहन देना, नक्सलाइट मूवमेंट देश में बढ़ना चाहिए, राज्य में बढ़ना चाहिए करके ऐसी संगठन इस महाराष्ट्र में आइडेंटिफाई हुई है, जो समिति के सामने जाएगी। एक हमने इसके लिए बीच में मुख्य न्यायाधीश, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश की समिति बनाई है, उनके सामने ये संगठन के नाम जाएंगे, तपास जाएगा, वो डिक्लेयर करेंगे कौन संगठन क्या प्रकार का कार्य कर रहा है। अगर वो उसमें आरोपी होता है, इस मुख्य जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, उस समिति के सामने अगर ये संगठन का खुलासा हो जाता है कि ये संगठन नक्सलाइट मूवमेंट को साथ दे रहा है, महाराष्ट्र के युवाओं को बिगाड़ रहा है, उस संगठन को ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक कायदा महाराष्ट्र में जरूरी था। जो ये नक्सलाइट मूवमेंट को साथ देने वाली संगठनें हैं, इनको कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कायदे को हम इस सरकार इस अधिवेशन में लाने वाली है। ये कायदा पूरी तरह से जो हमारी सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं जो आई थी महाराष्ट्र से, हमने पब्लिक डोमेन में इस कायदे को दिया था, कायदे का प्रारूप दिया था। 12,000 के ऊपर सजेशन इस कायदे को पब्लिक से आए हैं। हमारे सारे विधायकों ने, समिति के मेंबर ने अच्छी सुधारणाएं इसमें की है, अमेंडमेंट की है और ये आज फाइनल होकर हमने सरकार को भेज दिया है। निश्चित रूप से आने वाले जो सेशन में ये बिल आएगा और महाराष्ट्र में ऐसा एक कायदा, जो अनेक राज्यों में ये कायदा है, वो कायदा महाराष्ट्र में आने के बाद हमारे युवाओं को बिगाड़ने वाली संगठनें, ये इनको एक बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होगी और महाराष्ट्र में जो आगे आने वाले दिनों में जो नक्सलवाद बढ़ने वाला है, उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस कायदे से मिलेगा। सर, आज राज ठाकरे और दादा भुसे की मुलाकात हुई,
मुलाकात के दौरान राज ठाकरे का निराकरण नहीं हुआ है। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया है 6 तारीख को वो प्रोटेस्ट करना। देखिए, माननीय राज साहब जी और माननीय सभी संगठन के लोग जो इस विषय को विरोध कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार के बार बार सभी ने, और मैं भी आपको बहुत स्पष्टता से कहता हूं कि मराठी भाषा ही इस महाराष्ट्र के लिए कंपलसरी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मराठी भाषा को अभिजात दर्जा दिया है। हमारे मराठी भाषा को मजबूती देने का काम माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंफ्यूजन तैयार हो रहा है, मराठी भाषा ही हमारी भाषा है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा ये ऑप्शनल भाषा है। किसी भी बच्चे को 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। ये हर घर में ही रहता है कि देश में कहीं बाहर बच्चा जाए तो हिंदी में बोले, विदेश में जाए तो अंग्रेजी में बोले, और महाराष्ट्र में और देश में मराठी बोलने के लिए तो मैंडेटरी है, हम बोलेंगे ही। हमारी भाषा वही है, हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं। मराठी भाषा ही हमारी प्राइमरी भाषा है, हमारी भाषा मराठी रहनी चाहिए, लेकिन एक वहां पर ऑप्शन होना चाहिए करके हिंदी भाषा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2014 के बाद भारत की वैश्विक सोच में आया बदलाव, बोले जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की वैश्विक भूमिका और विकास दृष्टिकोण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, संभव है कि पिछली सरकार की प्राथमिकताएं सीमित रही हो या उन्होंने वैश्विक जरूरतों को महसूस न किया हो, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक रणनीतियों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को अब केवल घरेलू मानदंडों को नहीं बल्कि वैश्विक मानकों पर कार्य करना होगा और इसके लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जरूरी है। Sir, you mentioned about how a country plays a major role when participating in such kind of missions is concerned, and the past government failed partially, as you mentioned. So, sir, how did they fail, and how this government after 2014, sir, tried to, just erase off the gaps and put forward the gaps? I won't say fail or pass. I actually didn't use that word, nor do I not used to use such impolite expressions. But what I was trying to say is that maybe the other governments had different set of priorities, or maybe they did not realize the requirements of the world around, or maybe they did not envisage a global role for India, which happened after 2014, because Prime Minister Modi was very clear that India has to follow global strategies, live up to global parameters, and our benchmarks have not to be domestic benchmarks. For example, if I start a TV channel, I don't have to say that I have to have a TRP better than the other 5 channels around. I have to see which is the best TRP across the world and match that. So that sense of competitiveness, healthy competitiveness, is actually imperative or a prerequisite for India to reach that pedestal of Viksit Bharat. So we are now operating on a larger scale, competing at a much larger scale, and also planning our strategies and priorities accordingly, which was not possibly happening earlier. That's right. And of course, that is not possible unless you have a compatible support from the policymakers, the political dispensation. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सतर्कता विभाग का मामला सही साबित, बोले कुलदीप सिंह धालीवाल। पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजिस्तिया की 7 दिन की पुलिस हिरासत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये रिमांड साबित करती है कि सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज मामला सही था। धालीवाल ने बताया कि जांच में नए पहलू सामने आ सकते हैं, जिसमें मजिस्तिया पर ड्रग्स के जरिए कमाई कर रहे उसके छोटे छोटे फार्मों के निवेश का आरोप है। देखिए, जो आज रिमांड हुआ है, कोर्ट ने जो 7 डे का रिमांड दिया, उससे एक बात तो साबित होगी कि ये लोग कल बोल रहे थे कि पहले तो जो बोल रहे थे कि बड़ी मसली है जी, पर कल बोल रहे थे कि झूठा केस पा दिया जी, पुराना केस पा दिया जी, पा दिया जी। पर कोर्ट ने जो रिमांड दिया वो साबित हो गया कि विजिलेंस ने जो केस बनाया वो बिल्कुल गलत नहीं है, जायज है, और इस रिमांड के दरम्यान हो सकता नवी चीजा होर आ जान। समझ गई गल? इस करके अकाली दल की एक गल च फूक निकल गई, या कांग्रेस दी या दूजिया दी, उनकी वो बातें सब आज कोर्ट ने मतलब पासे कर दी कि ये बात नहीं है। असल ये बात है कि जो आदमी गुनाहगार है, ताई बच्चा क्यों हुआ है इस पे। समझ गई सर? जो 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 सॉलिड प्रूफ दिए हैं विजिलेंस ने,
जो जो ड्रग मनी, है मेरे पास FIR है, जो ड्रग मनी के पैसे आए हैं, जो ऐसे नकदी 161 करोड़ रुपया नगद जो गया हुआ है बैंकों में, कहां से आया सर? वो पैसा कहां से आया, इतना पैसा? और सब उनका बिजनेस किया इन लोगों ने, छोटी छोटी फर्में बना के उसका बिजनेस किया। सो मैं समझता हूं कि बहुत सही दिशा में जांच चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और पंजाब के लोगों को ये बहुत तसल्ली, कल की बड़े लोगों के साथ बात हुई, कॉल आई, बहुत लोग खुश हैं कि ये जो लोग बोलते हैं, जिन्होंने गुटका साहब फड़ के 100 चुक के 5 साल राज कर लिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह सर, वो कांग्रेस आज बिक्रमजीत मजीठिया के साथ खड़ी है। और मैं आपको ये बताना चाहता था कि 17 के इलेक्शन में जब एक इलेक्शन मीटिंग हो रही थी तरनताਰਨ में, तो जो आज के LOP है प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने एक मीटिंग में बोला था कि हमारी सरकार आई तो हम बिक्रमजीत मजीठिया को, ये जो कैरों का परिवार है और ये जो जयदत्त सिंह है, इनके गल में रस्सा डाल के CI स्टाफ तरनताਰਨ में लेके आएंगे। तो आज ये क्या बातें कर रहे हैं? इनका दो किरदार देखिए। जो हम बोल रहे थे पहले कि सब लोग एक हैं, इकट्ठे हैं, इनका सभी का मतलब एक बिजनेस साझे है, तो वो चीज साबित होगी। नहीं, आ सकते हैं, जांच तो चल रही है। हमने तो पहले बोला हुआ कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अपने आप को समझते, कोई भी जो आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई जो भी नशे में शामिल है साहब, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है आम आदमी पार्टी की, बट जो आदमी नशे के इस धंधे में शामिल था वो सब लोग आएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में पारडी समाज के लिए ऐतिहासिक सुनवाई। अनुसूचित जाति जमानती आयोग का सख्त रुख। महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति जमानती आयोग की अध्यक्षता में आज नागपुर में रवि भवन में पारडी समाज को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक पारडी न्याय संकल्प परिषद का आयोजन किया गया। इस विशेष सुनवाई में राज्य भर से आए पीड़ितों की 15 प्रमुख शिकायतों पर सुनवाई हुई। इससे पहले 14 अप्रैल को आयोजित परिषद में पारडी समाज पर हुए अन्याय और अत्याचार के 118 मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई थी, जिसमें से शेष मामलों की सुनवाई 26 जून को की गई। सांगताय ज्या माणसाच्या मालकीची जमीन आता सांगताय त्यांनी देखील कोणत्याही पद्धतीची आडकाठी मागच्या 3 पिढ्याच्या काळामध्ये केलेली नाही। आपलं काय म्हणणं आहे संदर्भात? जरी वस्तुस्थिती आहे ना, परंतु प्रत्यक्ष मोजणी केल्यानंतर कळाली समोर आली। याच्यामध्ये जर यांनी आमच्याकडे मीटिंग लावल्यावर त्यांनी या जमिनीच्या संदर्भात यांची भाव आहे की या जमिनीचा मोबदला म्हणून किती पैसे द्यायचे, जागा खरेदी केली। ती खरेदी करताना ज्या व्यक्तीने सांगितलं त्या व्यक्तीची ती जागा होती, यांचा त्या ठिकाणी आणून तिथून ताबा असं त्या ठिकाणी कळालं। त्यानंतर मोजणी केली, मोजणीमध्ये यांची जागा दुसऱ्या ठिकाणी निघाली आणि जे त्या जागेवर आत्ताच्या सद्यस्थितीत जागेवर मिनिट्स करून घ्या। अभिषेक नाना पाटील यांना जुन्या काळामध्ये सरकारकडनं जमीन मंजूर झाली, शासनाकडनं जमीन दिली होती, परंतु त्यांनी ती जमीन बोलून घेतलेली नव्हती। त्याच्यामुळे ती जागा कुठे आहे एक काय त्यांना सांगता येत नाही आणि त्याच्यामध्ये वस्तुस्थिती अशी झाली की ती जागा दुसऱ्या व्यक्तीची निघाली।
हमारा मंत्री नमस्कार नमस्कार जय हिंद. हे जे प्रकरण आमच्याकडे जे आहे बन्सीलाल मोतीलाल पवार अभिषेक नाना चव्हाण त्यांचं गावाचं नाव काय तुमचं मसाड़े बोलडोरती गेले बघा. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजाद समाज पार्टी द्वारा छत्रपति शाहू महाराज जयंती पर भव्य बाइक रैली का आयोजन। आजाद समाज पार्टी के आरक्षण के जनक राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और आरक्षण के महत्व को उजागर किया गया। साथ ही शाहू महाराज के सामाजिक योगदान को श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने बाइक रैली में हिस्सा लिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरती, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, झंडे लहराए और सामाजिक जागरूकता के संदेश दिए। इस आयोजन का उद्देश्य था कि शाहू महाराज के विचार और आदर्श आम जनता तक पहुंचे और नई पीढ़ी को उनके संघर्ष से प्रेरणा मिले। पार्टी ने इस सफल आयोजन के लिए एक कार्यकर्ता और सहभागी नागरिकों का धन्यवाद दिया। मैं रुपेश बागेश्वर, महाराष्ट्र राज्य प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी, आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को मान्यवर
साहू जी महाराज इनके जन्मदिन की मंगल कामनाएं देता हूँ। आज की इस बाइक रैली जो इंदिरा चौक से निकली है, ये भव्य दिव्य बाइक रैली आज ये मैसेज दे रही है, ये संदेश दे रही है कि महाराष्ट्र में, खासकर नागपुर में जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद इनके नेतृत्व में, इनके क्रांतिकारी युवा नेतृत्व में जो क्रांति की लहर जागी है, वो नागपुर की भूमि से क्रांति करके छोड़ेंगी और बहुजनों को सत्ता दिलाकर यहाँ पर कामयाबी दिलाएंगी। सबसे पहले तो सभी भारत में जन्मे संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए, मेरा नाम गौरी प्रसाद उपासक है और मैं जो महाराष्ट्र है उस महाराष्ट्र प्रदेश का आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का केंद्रीय प्रभारी हूँ। और आज पूरे महाराष्ट्र में, न केवल नागपुर में, पूरे महाराष्ट्र में साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक हैं, गरीबों के, दलितों के, शोषितों के बहुत बड़े मसीहा थे, उनकी जयंती का कार्यक्रम आज पूरे महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। इसी कड़ी में हमारे नागपुर के जिला के पदाधिकारियों के द्वारा आज बड़े धूमधाम के साथ आज बाइक रैली का आयोजन किया गया और बाइक रैली के माध्यम से हम छत्रपति साहू जी महाराज जी का जो जीवन संघर्ष है, उस संघर्ष को हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। अब संघर्ष क्या है आपको समझना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब यह है कि जब इस देश में सदियों से जिसको हम शूद्र कहते हैं, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटीज़ कहते हैं, जिनका लंबे समय से उनका शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो छत्रपति साहू जी महाराज जब कोल्हापुर के महाराज थे, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम नागपुर जिला की ओर से छत्रपति साहू जी महाराज जिनके 151वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया था। और छत्रपति साहू जी महाराज ये सामाजिक न्याय के दिन के तौर पर आज़ाद समाज पार्टी इस रैली के माध्यम से समाज के अंदर समता का संदेश पहुंचाने का काम कर रही है। जय भीम। मैं नितिन महेश नागदेवते, आज़ाद समाज पार्टी पूर्व विदर्भ अध्यक्ष। आज छत्रपति राजश्री साहू जी महाराज इनके जयंती के उपलक्ष्य में भव्य दिव्य बाइक रैली का आयोजन इंदिरा चौक से लेकर संविधान चौक और संविधान चौक से लेकर मेडिकल चौक, जो छत्रपति साहू जी महाराज चौक के नाम से जाना जाना चाहिए, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हमेशा से रहे हैं और अभी भी हम इसकी मांग कर रहे हैं। और आज़ाद समाज पार्टी आने वाले जो चुनाव है, इसका आज से ये बिगुल भी बजा रही है। आने वाले चुनावों में आज़ाद समाज पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ा के हम लोग पूरे ताकत से आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ पे और नागपुर में, नागपुर ज़िले में, महाराष्ट्र में हम लाएंगे। और जो गैर बराबरी का जिस देश में चल रही है उसको बराबरी करेंगे, समतामूलक समाज बनाएंगे और बाबा साहब के सपनों को हम पूरा करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लड़की के प्रेमी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की घटना नागपुर के जरीपटका पुलिस थाने की सीमा में हुई। इस मामले में पुलिस ने लड़की के पिता और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। आर्यन देवेंद्र खोबड़ागड़े की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनके नाम बबलू और अन्य 3 है। आर्यन का डिब्बा बंद पानी सप्लाई का कारोबार है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आर्यन पिछले 4 साल से बबलू की बेटी के साथ रिलेशनशिप में है। बबलू को इस बात की जानकारी हो गई थी। उसने अपने साथियों की मदद से आर्यन की तलाश शुरू कर दी। मंगलवार दोपहर आर्यन राजकुमार स्कूल इलाके में था। उसी दौरान बबलू और उनके 3 साथियों कार में सवार होकर वहां आए। बबलू ने बेटी किसे क्या बात कर रहे हो कहकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद तीनों ने जब उसे कार में डालकर चारों उसे कपिल नगर के इलाके में ले गए। वहां उन्होंने डंडे से उसे बुरी तरह पिटा। पोलीस ठाणे झरीपटका हद्दीमध्ये दिनांक 24/6/2025 रोजी आर्यन खोबरागडे नावाच्या व्यक्तीला 4 लोकांनी मारहाण केली होती आणि त्याच्याजवळून एक मोबाईल आणि त्याची ॲक्टिवा हिसकावून घेऊन पळून गेले होते आणि त्यास नारी रोडवर सोडून दिले होते। त्या संदर्भात आर्यन खोबरागडेने दिलेल्या रिपोर्टवरून पोलीस ठाणे झरीपटका येथे अपक्रमांक 465/25 BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आणि त्या गुन्ह्याचा तपास आम्ही करत होतो। त्या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आम्ही त्या नमूद 4 आरोपींची ओळख पटवून त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून त्यांना अटक करून त्यांचा PCR घेतला। 2 दिवसाचा PCR मिळालेला आहे आणि त्या 2 दिवसाच्या PCRमध्ये आम्ही त्यांच्याकडून त्यांनी हिसकावून घेतलेली गाडी आणि मोबाईल आणि ज्या गाडीमध्ये त्यास नारी रोड येथे सोडलं होतं
ती गाडी पण आम्ही ताब्यात घेतलेली आहे. आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत, पुढील तपास करीत आहोत. याच्यातून काही मुलीच्या काही चक्कर आहे का? असं आता आरोपींचं म्हणणं आहे, पण आता तपासामध्ये आपण पाहूया. किती आरोपी याच्यामध्ये? 4 आरोपी आहेत. 4 आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत. आणि पहिल्या आरोपीचं नाव आहे बबलू शेख, दुसऱ्या आरोपीचं नाव आहे बबलू शेख, दुसरा आहे शहजाद शेख, तिसरा आहे सलमान शेख आणि चौथा आहे शहाबाज अन्सारी. याच्यावर काही पहिले गुन्हे आहेत का? नाही, कुठलाही गुन्ह्यावर क्रिमिनल रेकॉर्ड नाही आहे, सध्या तरी नवीन आहेत. आणि त्यांनी अंतर्गत वादामध्ये ह्या घटना झालेली आहे. असं याच्यामध्ये काही मुलीचं काही हाल आहे का? कोणी सांगितलेलं नाही अजून मुलीचं, पण असेच अफवा म्हणतात. पण कोणी फिर्यादीने पण नाही सांगितलं आणि आरोपीने पण नाही सांगितलं असं काही. असं सर समोरची तपास का चालू होता? आता आम्ही आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत, PCR तपास सुरू आहे. त्यांच्याकडून आम्ही आता मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे. अजून काही माहिती मिळते की आम्ही सांगू तुम्हाला. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर करमना पुलिस की कार्रवाई, देसी कट्टा व जिंदा कारतूस सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर करमना पुलिस थाने रवि भवन मार्ग नसलेल्या पेट्रोलिंग के दौरान 2 आरोपियों को देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दिल्ली IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। विश्वसनीय सूचना मिलने पर पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार रामलोड के नेतृत्व में पेट्रोलिंग दल के 5 के साथ सर्च ऑपरेशन रवाना हुआ। RTO कार्यालय चिखली के सामने गुनेर इलाके में पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए जो सफेद रंग की मोपेड पर सवार थे। पुलिस को पीछा कर देख मोपेड सवार भागने लगे। ताई एक मिनट आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री प्रवेश वर्मा ने क्षेत्र का दौरा किया। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बल्लीमारत विधानसभा क्षेत्र के रामनगर इलाके का दौरा किया, जहां जल संकटन को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने विधायक इमरान हुसैन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दौरे के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए प्रवेश वर्मा ने स्पष्ट किया कि सभी निवासियों को समान मात्रा में पानी मिलेगा। धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एक पॉइंट पर देखा है निकलना यहाँ पर जो भी गैर कानूनी तरीके से अपने मनमाने ढंग से जो पानी की को बराबर में पानी मिलेगा। कोई अगर धर्म के आधार पर यहाँ पर इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश कोई अगर कर रहा है तो उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ पर हमारे डीएम साहब हैं, सारे जल बोर्ड के सारे लोग अधिकारी हैं। मैं आज हमारे लोकप्रिय पार्षद भाई कमल जी के बुलावे पर यहाँ पर आया हूँ और सबसे भारी समस्या आपको जो पानी की है तो ये मैंने देखा है और सारे जल बोर्ड के अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए हैं कि जैसा कमल जी कहेंगे वैसा ही होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आरटीआई भी लगाई है और आप जिस तरीके से यहाँ पर जूझ रहे हैं मैं आपकी बात को समझता हूँ, आपकी भावना को समझता हूँ, मैं आपकी कठिनाइयों को भी समझता हूँ, मगर आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत हो जाइए। आज मैंने आकर देखा है, मैं सारे अधिकारियों को शाम को या कल वहाँ पर बुलाकर दफ्तर में भी लोगों ने अपने मनमानी से कनेक्शन जोड़े हुए हैं या जहाँ पर भी धर्म संस्थानों में दे रखे हैं वो सबको ठीक करेंगे और सबको बराबरी से पानी मिले। सबका हक है पानी के ऊपर, केवल एक धर्म का अधिकार नहीं है, इसलिए पानी को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये सभी का अधिकार है, सभी को मिलेगा। इस बात को हम देखने आए थे, जो यहाँ पर गड़बड़ी है उसको ठीक करेंगे, बिल्कुल इस बात से निश्चिंत हो जाइए। चलिए परमेश भाई मोबाइल थोड़ा इधर कर लो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में विकास परियोजना की प्रगति और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्य तेजी से और प्रभावी तरीके से पूरे किए जाए, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा ने दोसर में संभल शिविर संबोधित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर जिले के दोसर गांव में पीड़ित दीनदयाल उपाध्यक्ष अंत्योदय संभल पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये संभल पखवाड़ा केवल राजस्व कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे। पहली
वक्त हो चलाए दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।